अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और हमने ये एक नया वेंचर जो शुरू किया है सेबर टॉक्स के नाम से। इसमें आपका आना हमारे लिए एक बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ इसका पार्टिसिपेशन किया इसके अंदर। रफ़ीक साहब, आप एक लिविंग लेजेंड हो। आप एक रॉक स्टार हो ट्रैवल इंडस्ट्री के, और आई थिंक ये सब जानते हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बोलने की ज़रूरत भी है। बुखारी ग्रुप की तरक्की के अंदर आपका बहुत बड़ा मुकाम है। तो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ। मैं 1973 में स्काईलैंड ट्रैवल फुवारा चौक के पास थी, तो वहाँ एज ए पीएन मेरे को जान मिली। लेकिन मैं बड़ा एंक्शस था कि ये लोग टिकट कैसे बने। उस वक्त हाथ से टिकट बनाते थे, सही। मैनुअल टिकट होता। तो वो जो हसन साहब थे वो टिकट ऐसे करके बनाते थे ताकि मैं देख ना सकूँ। तो फिर वो पान बहुत खाते थे। सही। तो मैंने वहाँ से उस वक्त 4 कोने वाला दोने होते थे, उससे मैंने पीआईडी से उसे पान लिया, उनको दिया। और हसन साहब ने मेरे को 7 लुफ्तांजा के टिकट दिए शिप क्रू के, कराची, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख। अब वो मैंने बनाए तो उसमें कराची मारा और फेयर में होकर हो गई। तो उनका इसको वाइड कर दो। अब मैंने जो अंग्रेज़ी पढ़ी थी वो यूँ मार के 2 लाइनें VOID लिख के फाड़ के उसमें डाल। सेकंड डे पता नहीं लगा, तीसरे दिन चौथे दिन वो हमारे होते थे अकाउंटेंट शेर अली खान साहब जी। शेर अली साहब ने बोला वो लुफ्तांजा के हसन साहब की टिकट। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला वाइड, बोला वाइड, चला गया। बेचारा ढूंढता रहा। शाम को 4 बजे फिर बोलता है किधर टिकट। उन्होंने बोला हैं किधर टिकट। मैंने कहा वो वाइड करके फेंक दिए। ओह माय गॉड। जैसे मैंने 7 कत्ल किए, ये सारे खड़े हो गए, ये स्काईलैंड को हो जाएगी, बंद हो जाएगी, फलां बिल्कुल बिल्कुल। एंड एट दैट एज भी ऐसी थी। तो मैं रोता हुआ सीधा चला गया लुफ्तांजा ऑफिस में। ठीक है। वहाँ खान साहब थे, उनसे कहा मैंने सर ऐसा हो गया। बोला रोनी मियाँ सच बताओ, तुमने टिकट फाड़ दिए या टिकट गुम हो गए। मैंने कहा मैंने खुद फाड़ दिया। कहने लगा ये मत बोलो, ये इंडिपेंडेंट फाड़ लो, इसमें लिखोगे टिकट गुम हो गए हैं, और अगर मिस यूज़ हुए, अगर यूज़ हुआ तो उसकी स्काईलैंड विल पे द प्राइस। और स्काईलैंड की स्टैम्प लगा के लिया। मैं जाके ला के, तो आज तक मुझे याद है कि वाइट टिकट क्या होता है। बस वाओ। तो दैट्स हाउ स्टाइल। लेकिन मेरी एक होती थी कि मैं दूसरा देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। दैट वाज माय पैशन। और इसी तरह से करते करते जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, और पहले जो उन्होंने मुझे प्रमोट किया एज ए सेल्स से, वो सब काम करते वो थे। सब काम करते हैं। ऐसा करते करते मैंने 2 आप 1 डे पासपोर्ट, के लिए अंदर हिट 4 हो गए पासपोर्ट, पूरे। 6 पासपोर्ट, 10 पासपोर्ट, फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए। बिल्कुल। लेकिन पूरे 9 लाख रुपए वो थे। तो उस ज़माने में। अच्छा, हाँ? उस ज़माने में एक्चुअली बीवी को 1000 रुपये देते थे, बिल्कुल। और शी वॉज वेरी हैप्पी। बाकी पैसे कोई इधर कोई उधर, कोई इन्वेस्टमेंट। कोई दोस्तों को 500 1000 इधर दिया उधर दिया। बिल्कुल। बट आई हैड अबाउट 8-9 लाख रुपये हो गए। अब मेरे को हो गए भाई, मैं अपनी मोटिवेशन हो गया। अपनी बिजनेस बिल्कुल करूँगा, अपनी बिजनेस करूँगा। आई वॉन्ट टू बी ए बॉस, I want अपनी to be a एजेंसी boss. खोलनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जो कुलीग थे उनसे बोला, तो उन्होंने कहा तू पहले जाके कर, अगर चल गए तो हम तुझको ज्वाइन करेंगे, नहीं हो तो मैंने बोला एटलीस्ट करो इनको उज्जत को। मैंने जाके भूरी बाज़ार में एक ऊपर दफ्तर खोला। जी। पहले दिन देखता रहा, दूसरे दिन देखता रहा, तीसरे दिन देखता रहा। 10 दिन के बाद कोई नहीं, फिर मैं नीचे आया कि देखूँ कोई आ रहा है, कोई नहीं आया। वो लोग कस्टमर को हैंडल कर लेते थे। सही। फिर मैं आया था वापस कि ज्वाइन करूँगा दोबारा, क्या करें। मैं आया तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ लोग आपको टाउट वो करते हैं, लेकिन वो आपके फ़ायदे की चीज़ होती है। आगे मुंह उठा के बिजनेसमैन जो बाप दादा काम करते थे आप वही करो। हाँ। आगे अब वो बात उसकी मुझे उस दिल वक्त पे ऐसे ही लगी कि भाई
मैं अंदर गया, मैंने कहा ना सर मैं नहीं अभी हो गया। उसके बाद मैंने जाके ये जहाँ ये अभी दफ्तर है PIA के नीचे, जी जी। वहाँ मैंने एक दफ्तर लिया, 9 लाख रुपए का, 6 लाख उसको दे दिए, बाकी अभी वो बन रहा था। तो मैं रोड पे बैठा हुआ तो टिकटें बना रहा हूँ टेबल का। अखबार में भी आया था कि ट्रैवल एजेंसी ऑन द रोड। फिर वहाँ से यस, तो यहाँ से मैंने शुरू किया। फिर मैं जाके पैलेस होटल में, उस वक्त वो अभी शेरेटन, जहाँ शेरेटन होटल है जी ये, जी। उसमें जाके मैंने एक वो ली जगह, एक काउंटर, मैंने कहा जी सर आपके कस्टमर को, वहाँ का जनरल मैनेजर था वो, उससे सलाम दुआ थी तो मैं करता हूँ। फिर वहाँ से मैंने थोड़ा स्टार्ट किया आस्ता आस्ता करते के शार्प 10 में मैंने बुखारी तो फिर वो बुखारी। लेकिन मेरा एक शौक़ था, एक वो था कि मैं अगर आइटा हो गया तो तमाम नॉन आइटा को टिकट साथ दूँगा। ये कब की बात है वैसे? लगभग आपको कितने साल हो गए थे टू गेट इनटू मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के? आपने 82 में मैंने शुरू किया, 84 85 की बात सो अबाउट 10 इयर्स के अंदर आपने ये पूरा मरहला तय किया है, कर लिया। मतलब। अच्छा रफ़ीक साहब, आपने जो है वो अपना मोटिवेशन तो हमें बता दिया। आपने बताया कि ये कहाँ से आपके ये एक जज्बा शुरू हुआ था और माशाल्लाह आपने अपने 10 इयर्स तो कवर कर दिए। कौन सी ऐसी बहुत वाज़े तौर पे मुसीबतें थीं या कोई ऐसी हिंड्रेंसेस थी इस दौरान? ट्रैवल ट्रेड में एक सेट हुआ था कि जो सारे जो 15 एजेंट थे जो बड़े टॉप के, वो सारे होते जी हैं, जी। और उनकी बड़ी सख्त मुखालफत मुझे वो किया कि ये बुखारी वाला ये ऐसे। सो में सो के मैंने जब एक दफ़ा लाहौर गया तो जी जी। चूँकि बहुत शोर पड़ा हुआ था, तो लाहौर गया तो मैं नीचे एक एजेंसी में गया, फिर पूछा, उससे पूछा, मैंने बोले ये बुखारी वाले कौन है? वो इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ देने लगा। अच्छा, टेस्ट कर रहे थे कि उन लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? वो कहने लगा, मैंने बोला यार क्या करते हैं ये, कौन है? बोला ये छोटे छोटे 8-10 भाई हैं, 24 घंटे दफ्तर खोला होता है। तो मैं भी उसको 2-4 गालियाँ दे के आ गया कि भाई एक मेरा मेरा कंप्यूटर मेरी तारीफ कर रहा है कि 24 आवर्स खुला, कस्टमर को क्या चाहिए? बिल्कुल, मैंने किराया मैंने बोला रीज़नेबल टिकट भी दे देते हैं लेकिन 24 घंटे खुले होते हैं ऐसा। फिर मैंने जब पेशावर खोला तो पेशावर वालों ने, एजेंटों ने मिल के मेरा जो सरफराज मैनेजर था जी जी, उसको बंद करा दिया। जुम्मे को बंद हुआ, हफ्ते को मेरे को वहाँ उसने किसी के साथ पर्चा भेजा। वो पठान में से बात करते हैं, बोला तुम्हारा आदमी हवालात में। ओके। मेरे को समझना है कि क्या बोल रहा है। मैंने क्या हवालात? बोला तुम्हारा मैनेजर है ना, तुम्हारा दफ्तर है, हाँ वो हवालात में है। मैंने सरफराज को फ़ोन करूँ, बोले नहीं, मुझे फिर पता किया तो बोला जी उन्होंने बंद करा दिया। फिर मैंने जाके उसको रिलीज़ कराया, वो किया और कहा आई फेस लॉट ऑफ, मतलब पोजीशन इतनी आई कि आप सोचो नहीं, लेकिन मैंने डट के काम किया। मैंने कहा यार ये तो कोई गलत काम कर नहीं रहा हूँ, बिल्कुल। तो लेट इट भी, ये सारे और लोगों को सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने, इससे पहले हार्डली कोई एजेंट होता था, मैंने इतने एजेंट फैलाए कि आप बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई विजन, कोई सोच जिससे आपकी बुनियाद हुई बुखारी की? एक्चुअली बेसिकली जब मैंने दूसरे लोगों को देखता था, मैं अपने बॉस को जैसे या आपने अपने बताया उनको, था शुरू में, बिल्कुल तो मेरे टेंट आता कि यार मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। कैन आई डू इट? यस आई कैन डू इट। जब मैं देखता था रियाज लाल जी लोग, फलाना बिग बॉसेस, ये हो, इफ़ दे कैन डू इट व्हाई नॉट आई? बिल्कुल। तो मैंने जब कहा, हालांकि किधर मैं चपरासी या क्लर्क या वो, एंड दे आर द बिग बिजनेस पीपल, बट आई सेड आई कैन डू इट। वाओ। तो मैं तो यंगस्टर को ये बोलूँगा कि दे मस्ट, एक तो उनके पास गोल होना चाहिए, लाइफ में एक गोल होना चाहिए कि मैंने ये बनना है। चूँकि मेरे पास ये था कि ये फलां का ये जो MD है, यार मुझे ये बनना है हेड ऑफ। दूसरा ये कि मुझे पैसे, यानी इसमें कोई, इस बिज़नेस में, इस कारोबार में कोई जान भी है या नहीं, दैट्स ऑल।
बट पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि खुदा की कसम आप यानी इवन यू पीपल वर्किंग जी, आप भी साइड बिजनेस में थोड़ा थोड़ा कुछ कर सकती हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि आपका एक ऐसी लेविश बुटीक होगी कि आप समझेंगे कि इतना लाखों रुपए की। रफ़ीक साहब, आपकी लीडरशिप में बुखारी ग्रुप में दीगर चैनल्स खुले हैं और बेहद तरक्की भी हुई है। तो इस रवानी को बरकरार रखने के लिए कौन सी मैजिक पोशन है, कौन सी चाबी है जो आप इस्तेमाल करते हो, ये बताइए। क्योंकि एक बिज़नेस को बरकरार रखना भी मेरी आई थिंक इट्स वेरी वेरी बिग चैलेंज। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने चूँकि सब लड़कों को अपना, जिसमें भी आया कि लड़का जब इतना तैयार हो जाता है कि वो अपना बिजनेस कर सकता है जी, तो मैं उसको ब्रांच खोल के देता था। मेरे पास इसका 60 ब्रांचें हैं, 60 ब्रांचें हैं और 4000 सब एजेंट हैं जिनको मैंने टिकट दिया हुआ है, जिनको वो किया हुआ है, जिनको वो किया हुआ है, सारा उनको हेल्पिंग हैंड करता हूँ कि ताकि वो आगे बढ़ें हर एक को मैं। और जो भी मेरे दफ्तर में या जैसे अच्छी, जो मैं उसको नहीं दे सकता और अच्छी अपॉर्चुनिटी जाता है, आई विल पूरा कोई वो तरह से करके आप उसको उनकी देता मदद हूँ करते ताकि, हैं। और मुझे अल्लाह उससे बेहतर आदमी दे देता है, अल्लाह मुझे उससे बेहतर वो करता है। ऑफ कोर्स, आप जिस मुकाम पे हैं और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई ऐसे उसूल हैं जिसकी आप मदद लेते हैं? चूँकि जितने भी लोग मैंने इतने आश्चर्य में होते हैं, एक मतलब उनको जान पहचान कर ली जाती है। जो शुरू से मैं ज़ीरो से उठाता हूँ उसको, मैं हाई फाई वाला नहीं लेता, मैं नीचे से ऊपर लाता हूँ। अब वो एक आदमी इतने पे आ जाता है, फिर उसको ट्रस्ट करके उसको हैंड ओवर करते हैं, तो वो ब्रांच लाता है, वो ब्रांच लाता है, वो ब्रांच लाता है, वो करता है उस समय। लेकिन फाइनेंस की पूरी रिपोर्ट मेरे पास होती है। बिल्कुल। अच्छा, आपके ऑब्वियसली कंपेटिटिव मार्केट है और आपके अंदर बहुत मल्टीट्यूड ऑफ टीम्स हैं। आपने कहा कि इतने सारे लोग काम करते हैं, तो उनको आप बरकरार और मजबूत कैसे रखते हैं? देखिए, एक तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों। अगर कोई ब्रांच खोलना है, मैंने बहुत से बच्चों ने ब्रांचें खोली हैं और उनकी सपोर्ट करता हूँ। अभी भी एक बैरिया में एक हमारे शिराज स्वामी दास, उसको हम 6 लाख तनख्वाह 10% उसका भी देते थे, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत बड़ा वो था। तो ही वांटेड टू, आई सेड प्लीज़, उसका हमने खुद ओपनिंग की, वो जाके गया, टिकट शायद दिया उसको, और मैं दिल से उसको वो मदद करता हूँ। ये रिज़्क करने से फैलता है, बढ़ता है, इसमें कोई कमी नहीं आती या ये कोई ऐसा है। तो एक तो मैंने लिमिटेड वो किया हुआ है कि ये तेरी ब्रांच है, तुम यू एन चार्ज, अब तुम्हारा प्रॉफिट, मतलब आपने उनको ओनरशिप दे देते हैं। फिर आप तकरीबन 99% ओनरशिप होती है, क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करते हैं पहले, और फिर आप उनको इतना ग्रूम करते हैं, और फिर उन पे ये और दूसरा मैं ओवरऑल भी देखता हूँ ना अपना। देखें, 100% तो कोई आप वो नहीं कर सकते। एक आपको प्लस आया तो चल रहा है तो सही है, ठीक है जी। मेरी बेटी आजकल बड़े इंटरेस्ट ले रही हैं और वो बहुत इसमें वो करती हैं जी। तो मैंने बोला बेटा सब्र कर, उसने अबू तो इनको खुला छोड़ा हुआ, उनको ये किया हुआ, उनको वो किया जी। मैंने कहा बेटा अच्छा, ठीक है, शी इज़ द बैड मैं कॉप। ओवरऑल देखता हूँ ठीक है। वो कॉप बनी हुई है आपकी बिजनेस के अंदर, बट कोई तो ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। एविएशन इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में तब्दीलियाँ आई हैं, टेक्नोलॉजी की तब्दीलियाँ आई हैं, ग्लोबल क्राइसिस की तब्दीलियाँ आई हैं। अब ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ऐसे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की है अपनी कंपनी में, अपने आप में, टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस? देखें, जब हमने शुरू किया था तो मैनुअल टिकट थे, हाथ से कवर करते थे, लेकिन जो ही इसके टिकट आए अपने नेट पे, इस पे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पे, जी, मैं थिंग्स चेंज, टेक्नोलॉजी की वजह से इजी हो गया। जब एयर ब्लू ने पहले लाए थे टिकट, तो मेरे 40 ब्रांचों से बुला के बोले ऐसा हो नहीं सकता है, चलेगा नहीं है, सबके सुनी मैंने, सब बैठे। जब सबने ख़त्म करके बोला कि ये नहीं आ सकता, तो मैंने बोला ये चलाना है। ऐसे करके तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बोला सर वो कहते हैं कि एडवांस पेमेंट डालो। दूसरा
एक एडवांस पेमेंट और फेयर इतने और ये चीज़ ऐसा। ये उस वक्त मैंने 10 लाख रुपया जी। मैंने बोला 2-2 लाख, एक लड़के को बोला जो ही उनकी लिमिट ख़त्म हो 2 लाख का वो दे देते, डालते जाओ डालते। और क्या है उन्होंने कहा कि वो कहते हैं पेमेंट उसी दिन दो, सेम डे एक पेमेंट। दिन टिकट बना के दूसरे दिन पेमेंट करो। उसके लिए मैंने फंड्स जमा कर दिए कि भाई आपने तो हम तो टिकट बना के रख लेते हैं, वो होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने करके मैंने बोला ये मुझे बेचना है। फिर जी वैसे ये बात है ना कि हर चीज़ जब नई कोई चीज़ अच्छा इंट्रोड्यूस होती मैंने है। उसको क्या किया, पहली तारीख से लेके ना 16 से लेके 30 तारीख तक मैंने 16 करोड़ की सेल कर दी, 16 करोड़ की सेल कर दी पूरे पाकिस्तान। सेल्स में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आई एंजॉय आई चैलेंजेस कि ये कैसे बेचा जाए। आई थिंक दैट्स अ सुपर्ब क्वालिटी इन अ ह्यूमन बीइंग कि आपको कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, आगे की तरफ हमेशा देखेंगे तो ही तरक्की की तरफ आप लोग कोई चलते जो रहेंगे। भी चीज़ नहीं आती है उसको कैसे अडॉप्ट करें, जितना जल्दी आप करोगे इतना आप आगे हो जाएगा। आपके ख्याल में ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स को मिलकर काम करना चाहिए पाकिस्तान की इनबाउंड ट्रैफिक और ट्रैवल को इन्हांस करने के लिए? पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रही है वो इमिग्रेंट है या जुमरा वाला है, प्लेयर वेरी वेरी स्मॉल। जबकि पाकिस्तान में इतनी ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी Oh my है, God, इतनी absolutely. चीज़ें हैं। और दूसरा डोमेस्टिक ब्यूटीफुल। जो नॉर्थ वाले हैं उन्होंने समुद्र नहीं देखा। मैंने खुद जब मैंने पहली दफ़ा समुद्र देखा आई वाज एस्टोनिश्ड, इतना बड़ा पानी इट वाज बिलीव मी। जी। और इसी तरह जो साउथ वाले हैं वो पहाड़ पे देखते हैं, बर्फ़ देखते हैं, वो देखते हैं इन हमारा। और जो ही आपका डोमेस्टिक टूर डेवलप होगा आप इंटर टूर को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बताऊँ जितने भी बाहर पाकिस्तानी हैं आज 55 साल हो गए, अब उनके बच्चे जवान हो गए हैं। जी जी। दे वांट टू सी पाकिस्तान Yes. एंड दे लव टू पाकिस्तान। उसके लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो उनके होना चाहिए, एयरपोर्ट हैंडलिंग होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से वो फैसिलिटी नहीं है। वो फैसिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें अगर जैसे माशाल्लाह से आप जो कर रहे हैं, ये चीज़ें जब लोगों को पता चलेगा, एक इमिग्रेशन वाले को, एक PIA वाले को, एक ग्राउंड हैंडलिंग वाले को ये पता लगे कि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, ये हमारे लिए नाम है, ये जाके हमारा पता करेगा। तो पूरे पाकिस्तान So की much बेहतरी के so- लिए आप पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है ये अभी समझो कि मासूम बच्ची है। यू थिंक सो? Oh yes, it needs a lot Lot of improvement? Oh, हाँ, इसमें है क्या, नहीं तो क्या होना चाहिए बताएं आप मुझे। क्या नहीं होना चाहिए? ये भी बात आपकी सही है मगर कुछ तो बताएं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसके अंदर ये इन्हांसमेंट्स होनी चाहिए। देखें जिस कंट्री के पास सॉलिड एक बिजनेस है लेकिन वो उसको बजाय इसके कि पॉजिटिव ले वो नेगेटिव लेते हैं। ये जो इमिग्रेंट हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। इनके बच्चे हैं, इनके लोग हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास है क्या? वी कैन डू लॉट लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। या तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस तरह गवर्नमेंट को की कितना दामजे लगा रखेंगे? अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो हम नहीं करें। Can't we do it? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी कोई प्राइवेट करना चाहिए लोगों स्टेप को। नहीं ले रहे हैं। जब हमको इतना मैं आई एम सॉरी कि मैंने आपको कट किया मगर ये आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि देखिए, आप ये जो डंग है उसको बायोगैस में तब्दील कर सकें? हुआ ऐसे कि ये जानवरों का तो मुझे बाई बर्थ शौक था। गांव से आया हूँ, आई एम फ्रॉम पलंदरी आज़ाद कश्मीर। ओके ओके। सो उस वक्त भी मैं बैल रखता था, ये जी। करता था। लेकिन यहाँ आके तो हो गया, फिर मेरे को शौक था तो जानवर रखता था। तो ये जब ये रखा तो जब ये मैंने भैंस कॉलोनी का देखा तो मैंने बोला ये कितना बड़ा जुल्म है, सारा है। ये मैं अपनी बसों करके लोगों को बताऊं कि भाई इसमें कितना फ़ायदा है, कितना हो सकता है।
आप इस खाली बैंस कॉलोनी की डंक से पूरी कराची को आप गैस दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं। पाकिस्तान के ट्रैवल सेक्टर में आपकी नज़र में ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं या कौन सी ऐसी तख्लीक है जो अभी अनटैप्ड है? देखिए जी, पाकिस्तान में चूँकि ट्रैवलर्स एक आम फैमिली में भी ट्रैवलर है जी और बड़े सारे हैं, बिल्कुल। लेकिन सारे अननोन हैं, सारे वो उस पर देखते ही नहीं, करते नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो आया था नई जो जनरेशन है वो करके दे बहुत दी टेक savvy हो कि गई बाबा कहाँ जा रहे हैं, लंदन, बाबा ये भी है, ये भी है। अगर हम अभी कस्टमर से बात करते हैं तो वो बोलता है यार वो कोई वो भी है ना, वो टर्किश एयरलाइन भी है ना, बिल्कुल, वो अपना फलानी भी होमवर्क है। करके आते हैं वो। तो वो थोड़ा वो होके आते हैं तो हमें जी। पता लगता है ये कहीं से। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन गैदर करके हाँ, आए पहले तो हम हैं। कहते हैं जिसका पाकिस्तानी है उसका हम जी। नाम ही नहीं लेते, बोलते हैं यार ये वो भी है ना, वो पीआई भी है ना। सही बात है। तो इट्स इम्प्रूविंग इंशाल्लाह इट जी। विल सो। और अभी जो ये इससे ये नई जनरेशन आ रही है ये जी। बड़ा वो कर रही है, लेकिन इस जनरेशन को सीधे रास्ते पे लगाना है। अच्छा रफ़ीक साहब, बुखारी ग्रुप ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप्स की हुई हैं और मेरे ख्याल से इथियोपियन एंड फ्लाइनास आपकी विंग के अंदर हैं। तो आप इनके साथ जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को कैसे कायम रखते हैं? एक ख़ानदान में मियाँ बीवी होते हैं, बड़े अच्छे वो होते हैं, बड़ा तो उसका होता है, उसकी क्या वजह होती है? या बीवी चुप होके सुनती रहती है या मियाँ सुनता रहता है। तो हम चुप होकर सुनते रहते हैं, जो बोलते हैं ये सर ये कर दो, ओके सर, ये गारंटी दे दो, दे लो सर, ओके। ये टारगेट पूरा करो, वो पूरा कर देते हैं। आपकी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं और बिज़नेस यूनिट्स हैं, इन सब की सर्विसेज का मयार मेंटेन कैसे करते हैं आप, उसको बरकरार कैसे रखते हैं? मैंने हर आदमी को पावर दी हुई है हम्म और एक हेड बनाया हुआ है। हम्म अगर उससे कोई शिकायत है, कंप्लेन या वो माइनस आता है जी तो उसका हिसाब किताब होता है, राइट ये अकाउंटेबिलिटी है। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज डूइंग वेरी गुड। अच्छा, आपका तो एक ऐसा मुकाम है कि मेरे ख्याल से लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आपने अभी कहा कि आप बहुत जगह जाते हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में दीगर स्टूडेंट्स के पास। अभी जो नई जनरेशन है जो ट्रैवल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रही है या अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रही है, कीपिंग द एविएशन इंडस्ट्री इन माइंड, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? देखिए इस इंडस्ट्री में तो अभी शुरुआत ही है, ठीक है। इतना स्कोप है। मैं तो सोचता हूँ कि होगा तो होगा कि मोटरसाइकिल पे आदमी आएगा आपके घर के बाहर देगा जी मैं वहाँ से हूँ, आपका इधर ही वो बना के देगा सारा कुछ करके। तो पोर्टेबल टिकटिंग। पोर्टल टिकटें बना के आपके सारा कुछ करके देगा, बिल्कुल। वो होगा। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। देखें आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, वो इतने नहीं है और आप इतने माहिर नहीं हैं कि आप अपना मतलब पूरी ट्रैवल ऑब्वियसली सबके पास कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आपने ट्रैवल होती हैं। करना, ABC ट्रैवल को फ़ोन करें मुझे इस्लामाबाद जाना, वो उसको वो फ़ोन करेगा सर आपके पास कौन सा टाइम है कि जहाँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजें और एड्रेस ये वो था, आपने टाइम दिया, वो आया, उसने सारे ऑप्शन दे दिए, ये करके उसे आपने क्रेडिट कार्ड दिया, उसे डाल। तो मुझे लगता है कि आपका नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो पोर्टेबल टिकटिंग का है। मेरा बहुत पहले से था, लेकिन देखो अल्लाह करे। आपसे बहुत बातें हुई अभी, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ टैप किया है। रफ़ीक साहब ने बुखारी ग्रुप तो शुरू कर दिया, अगर नहीं करते तो अब क्या होते? पता नहीं क्या होता। रियली? आई डोंट नो, बिकॉज चूँकि मैं सीधा आया तो इधर ही लगा, आपके और कोई डायरेक्शन नहीं था, वो कुछ और direction सोचा नहीं था? लेकिन अभी जो मेरे दिल में है, हाँ जी। मेरा लाइफ स्टॉक में बहुत जान है। लाइफ स्टॉक में लाइफ स्टॉक इज़ द क्या बोलते हैं उसकी, रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। आपका न्यू पैशन अभी? न्यू ये पैशन था लेकिन उसमें भी आपने थोड़ी सी ज़्यादा जान डालना शुरू बहुत की है। है कि इसमें बहुत जान है, स्पेशली सिंध में। सो रफ़ीक साहब, आई एम श्योर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से हो, आप अनलिमिटेड ट्रैवल किया होगा, बहुत जगह घूमे होंगे, कोई ऐसी जगह जहाँ बार बार जाना चाहते हैं? जवानी में सवाल पूछते तो मैं आपको बैंकॉक बताता,
लंदन बताता हूँ। ओके ओके टुडे यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यस जब मैं जाके खाना काबा के सामने बाहर चक्कर मार के बैठता हूँ ना, बिल्कुल जो दिल से इतना सुकून। सुकून मिलता है, इतना पीस मिलता है, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ये करता है कि आदमी बार बार आए और जाए ही ना वहाँ से, बल्कि बिल्कुल। इसे वेरी अलहमदुलिल्लाह। रफ़ीक साहब, अल्लाह के आपके साथ बात करने के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक और घंटा भी निकाल सकती हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मगर आपका सिर्फ यहाँ आना हमारे लिए एक इट वाज़ एन ऑनर। आपने इतना टाइम निकाला और आई रियली होप कि आपकी बातें सुनने के लिए मैं एक और सेशन करना चाहूँगी इंशाल्लाह, जिसमें आप हमें अपनी आई विल बी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। एंड मैं भी चाहूँगा कि ये यंगस्टर को पता चले जी कि वो भी सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल अगर इफ़ मोहम्मद रफ़ीक खान फ्राम पुलंदरी आज़ाद कश्मीर, जब मैं 1965 में कैंट स्टेशन पर उतरा था, आई हैड 10 रुपीज़। वाह उसमें 5 रुपये शाम को चारपाई के दे दिए थे, चारपाइयाँ लगी होती ना, जी 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 देर आई स्टार्टेड। और मैंने क्या नहीं किया, मैंने इधर बोरी बाज़ार में टोकरियाँ बेची, मैंने कबाड़ का काम किया। पहले मेरे बहुत फ़ायदा हुआ। आखिर एक आदमी ने ऐसा लूटा मेरे को, उसने नीचे इधर उधर रख दिया, वो सारे पैसे उसमें गए। वाह मैंने बहुत बड़े हर चीज़ में हाथ डाला, लेकिन आखिर में अल्लाह ने ये जो आपका जो एक आपकी लाइफ लिखी हुई थी वो आपके सामने आ गई और आप कामयाब अच्छा, हुए। मैंने हिम्मत नहीं आ रही और अल्लाह ने मेरी मदद की है, लेकिन बड़ा टफ। मैंने इट्स नॉट एकदम से नहीं मेरे को कुछ मिला है, वेरी वेरी टफ। मगर नौकरी आप आज करके जिस करते मुकाम हो। पे हैं और कामयाब हैं और जितनी इज्जत है, मेरे ख्याल से आपकी जो सारी मेहनत है वो सामने नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच रफ़ीक साहब, थैंक यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।